हाय गुड मॉर्निंग जी। 2024 जून मॉर्निंग एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, CSIR नेट लाइफ साइंसेज का। ये इसके सॉल्यूशंस का पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैमेलियन इनेट इम्यून सिस्टम इज या इम्यूनिटी इज इनकरेक्ट। हम जानते हैं कि हमारे पास एक है इनेट इम्यून सिस्टम और एक है बड़ा स्पेसिफिक वाला अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। अब इनेट इम्यून सिस्टम ये वो चीज़ है जो हमारे सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करता है या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में। इसमें काफ़ी सारे रिसेप्टर्स हैं और इसके अलावा सीरम में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे कि टोल लाइक रिसेप्टर्स या फिर NLR। इंडियन इनमें से ज़्यादातर को हम लोग PRR के नाम से भी जानते हैं। कंप्लीमेंट्स भी इसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है। ऑप्शन नंबर 1 है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, जिन्हें हम लोग PRR कहते हैं, आर अ कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है सीरम कम्प्लीमेंट्स प्रोटीन, आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो मैं याद होगा कंप्लीमेंट पाथवे होते हैं 3 तरह की, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3 है इनेट इम्यूनिटी हैज़ ओनली अ नैरो रेंज ऑफ स्पेसिफिसिटी। देखिए एक्चुअली में ऐसा है नहीं। असल में इनेट इम्यूनिटी के जो रिसेप्टर्स हैं ये बहुत तरह के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं जो माइक्रोब के स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो केवल बैक्टीरिया पे पाए जाएंगे या कुछ ऐसे जो केवल वायरसेस में पाए जाएंगे। यहाँ तक कि ये RNA या DNA फ्री अगर पड़ा हुआ एनवायरनमेंट में तो उसके अगेंस्ट भी ये स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, ये इतने स्पेसिफिक नहीं होते कि कोलाई का एक पर्टिकुलर स्ट्रेन को पहचानेंगे। इनका जो सिस्टम है ये मालूम पड़ा कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया पे कॉमन LPA पाए जाते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ये उनको पहचान लेते हैं। या फिर जो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं उनको पहचान लेते हैं जो केवल माइक्रोबियल स्पेसिफिक होते हैं। बट ये कहना गलत है कि इनके पास स्पेसिफिसिटी बहुत कम है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये फॉल्स है असल में। फोर्थ है द आउटकम ऑफ इनेट इम्यूनिटी इज द रैपिड रिकॉग्निशन एंड फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजेंस। तो बेसिकली ये काम ही ये करता है कि फॉरेन पार्टिकल्स को पहचानो, चिपको और एंटीबॉडी बेस्ड या फिर सेल बेस्ड उनको उड़ा दो, खत्म करवा दो। ADCC टाइप की चीज़ें जो होती हैं। तो यहाँ मेन काम है डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजेंस। लड़ना समझना वाली कहानी थी अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम की, वो बात की बात है। तो जो बच जाएंगे उनके पास वो काम करेगा, लेकिन जब कभी बड़ी मात्रा में एंटर होता है पैथोजन तो पहली बात है सेलेक्टिवली फॉरेन पार्टिकल्स को मार डालो, और यही काम है इनेट इम्यून सिस्टम का। तो क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ था तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से थर्ड वाला है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये करेक्ट स्टेटमेंट है इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28, cell lysate in 1% TX100 was purified over affinity column to isolate a complex with certain enzymatic activity. The purified enzyme complex was separated on a 10 to 50% continuous sucrose gradient. Shown below are ultraviolet spectra using the absorption filter of 280 nanometer or 260 nanometer. भाई क्वेश्चन की शुरुआत में पढ़ते पढ़ते ही मन में ये ख्याल आने लगता है, हमने ये एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रखे इस तरह के, भला हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। बट असल में डाटा को इलझने की बजाय पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, देख लो, क्या पता वो डाटा केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा हो, असल में वो बेसिक क्वेश्चन हो, जैसे कि ये है। क्वेश्चन की जो कहानी है वो यहाँ लिखी हुई है। 280 नैनोमीटर और 260 नैनोमीटर, इन दो की वेवलेंथ ली गई। अब नोटिस कीजिए कि 280 बाई 260 नैनोमीटर वेवलेंथ हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड जनरेट द स्पेक्ट्रा शोन अबव। अब यहाँ प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन है, प्रोटीन RNA है, प्रोटीन लिपिड है और प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है। तो देखिए साहब, न्यूक्लिक एसिड जो है 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर दिखाते हैं ऑब्जॉर्प्शन, और प्रोटीन दिखाते हैं 280 पर। तो बस मिल गया ना आंसर। भाई आंसर है प्रोटीन RNA इंट्रैक्शन। रही बात लिपिड की बात, तो लिपिड में भी जान लीजिए कि लिपिड जो है 198 से 212 या फिर 235 से 240 के बीच में अलग अलग लिपिड जो है वो एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इन एनिमल सेल्स टिपिकली विच ऑर्गेनेल इज ओनली प्रोवाइडेड बाय द स्पर्म टू द oocyte फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, न्यूक्लियोलस, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। भाई पहले बताओ स्पर्म का पर्पस क्या है। स्पर्म का पर्पस है DNA डिलीवर करना, और इस काम के लिए जो सेल थी उस सेल के सारे ऑर्गेनल शेड ऑफ कर दिए गए और केवल जो बहुत ज़रूरी हैं वो ही भेजे जाते हैं वहाँ पर। अब इस केस में जो अनयूजुअल बात है, इसमें DNA और साथ में सेंट्रियोल ये जाते हैं। हालांकि उस साइड में अपना सेंट्रियोल भी था, लेकिन वो डिग्रेड हो जाएगा, तो जो बचेगा सेंट्रियोल वो स्पर्म वाला ही बचेगा। तो इसलिए जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रियोल।
माइटोकॉन्ड्रिया टेल में रहते हैं, टेल अंदर नहीं आती। प्रोक्सोम्स केवल डाइजेशन में इस्तेमाल हुए थे। और न्यूक्लियस, भाई ये न्यूक्लियस है जो एंटर करता है, न्यूक्लियस तो दोनों के मौजूद है ना, oocyte का भी और स्पर्म का भी। क्वेश्चन नंबर 41, which one of the following neurotransmitter is synthesized in synaptic vesicle instead of being transported to the vesicles after it's synthesized in the cytoplasm? तो जो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज करने वाले जो ज़्यादातर एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल में है। तो वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर बनाएंगे और फिर जो वेसिकल जिसमें डिलीवर किया जाना है उसको, जो कि बाहर जाएगी, उसके अंदर पैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन रखे गए हैं, नोरएफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलाइन और सीरोटोनिन, इनमें से एक ऐसा है जो सीधा वेसिकल में जाके ही बनता है। तो देखिए, टायरोसिन अंदर आया, ये डोपा में कन्वर्ट हुआ, जो डोपामीन में कन्वर्ट हुआ, ये साइटोसोल में, और फिर ये डोपामीन चला गया है आपका वेसिकल के अंदर, और यहाँ ये कन्वर्ट हो गया है नोरएफिनेफ्रिन में। बाद में नोरएफिनेफ्रिन वापस आके बाहर साइटोसोल में कन्वर्ट हो सकता है एफिनेफ्रिन में, और ये भी जा सकता है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर बना है आपके वेसिकल के अंदर वो है नोरएफिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच द एंजाइम विद इट्स एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, यानी कि जिसके होने से वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाए। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए सिट्रेट। तो देखिए, ये एंजाइम जो है ग्लाइकोलिसिस के इनिशियल स्टेप में से होता है, और अगर सिट्रेट है तो सिट्रेट की हाई कंसंट्रेशन कह रही है कि ऑलरेडी एसिटाइल को एंजाइम में बहुत पड़ा हुआ एनवायरनमेंट में और नहीं बनाना, तो ये एक्चुअली में इनहिबिटर काम करता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और NADH, अगेन अगर NADH अधिक मात्रा में है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को काम करने से रोका जाएगा। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ADP का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पायरुवेट काइनेज और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, अगर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बहुत ज़्यादा है जो कि ग्लाइकोलिसिस के स्टार्टिंग स्टेप में बनता है, तो ग्लाइकोलिसिस के लास्ट एंजाइम को कहा जाता है तेजी से काम करो ताकि इस बिल्डअप को खत्म कर सकें। तो असल में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये एलोस्ट्रिकली एक्टिवेट करता है आपके पायरुवेट काइनेज एंजाइम को। ये थी वो खास बात। ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 3 की। गिवन बिलो आर प्रोटीन डोमेन्स एंड देयर बाइंडिंग स्पेसिफिसिटीज। SH2 डोमेन, SH3 डोमेन है, PS डोमेन है, PTB डोमेन है। देखिए, ये सारे डोमेन खासतौर से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में काफ़ी रोल निभाते हैं। जब हम सिग्नलिंग की बात करते हैं, हम जानते हैं कोई लाइगेंड आके बाइंड करेगा रिसेप्टर से, फिर रिसेप्टर में कुछ बदलाव आएंगे, इन बदलाव को पहचान करके कोई और प्रोटीन आके वहाँ बाइंड करना शुरू करते हैं, जिन्हें हम अडैप्टर प्रोटीन कहते हैं। और फिर ये प्रोटीन अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आते हैं, जिनसे कुछ और प्रोटीन यहाँ के रिक्रूट हो जाते हैं जो दूर दूर थे, और फिर वो एक दूसरे पर असर दिखा करके पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। अभी जो किसने किसको पहचाना, इसके लिए अलग अलग प्रोटीन्स में अलग अलग तरह के डोमेन्स पा जाते हैं। अब जैसे कि SH2 डोमेन जो है ये पहचानता है फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन रेसिड्यूज को रिसेप्टर्स पर जो लगे हुए हैं। साथ ही जो PTB डोमेन है वो भी ऐसे ही फॉस्फोटायरोसिन्स को पहचानता है, हालांकि दोनों की सीक्वेंस डिफरेंट होती है। SH3 डोमेन की बात करें तो ये आमतौर पे प्रोलिन रिच अमीनो एसिड सीक्वेंस को पहचानता है प्रोटीन में। और PS डोमेन जो है ये पहचानता है चार्ज हेड ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक फॉस्फोआइनोसिटाइड्स। हम मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो ये उनसे बाइंड करेंगे। जैसे आपने PIP3 काइनेज की पाथवे पढ़ी होंगी, जहां मेम्ब्रेन के लिपिड्स के ऊपर आकर के प्रोटीन डॉक करते हैं, तो ऑफकोर्स उन प्रोटीन में PS डोमेन होना चाहिए। तो ये डोमेन्स अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पूछा गया था इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है कॉलम का, तो भाई इसका आंसर है हमारा 4th। साथ में मैंने आपको ये सीक्वेंस भी दे दी है अलग अलग डोमेन्स की, कि SH2 की सीक्वेंस में फॉस्फोटायरोसिन को बाइंड करेगा, तो PTB की सीक्वेंस में फॉस्फोटायरोसिन को बाइंड करेगा। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। इसके साथ ही कुछ लिटरेचर भी है जो आप पढ़ना चाहें तो आप भी iFly के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। iFly के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate, और iFly की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। बाय बाय।